हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो मैं पिछली की वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर को कैलकुलेट करते कैसे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी के बारे में। हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। तो हमने क्या बोला था, इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम लीटर, ये हमारी होती है नॉर्मेलिटी। और इस नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट हम करते थे व्हाट वेट अपॉन ई एम होता है हमारा, क्या होता है इक्विवेलेंट मास। और अब इस इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और अब इस वीडियो में हम इस चीज़ को सीखेंगे कि एन फैक्टर को कैलकुलेट करते कैसे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एन फैक्टर ना डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशन पे। ओके, तो एसिड पे अलग होगा, बेस पे अलग होगा, सबके प्रोसीजर डिफरेंट होंगे। ओके, दूसरी बात, एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक्वस टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं ना, फिर हम बात करें रेडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं, तो इसमें क्या होती है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं, वेट निकालते हैं। और उस इक्विवेलेंट वेट को निकालने के हमें एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझें कि एन फैक्टर को कैलकुलेट करते कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहला केस लेते हैं। हमारा पहला केस है एसिड के केस में देखते हैं। एसिड के केस में हम देखते हैं। तो एसिड के केस में जो हमारा रूल होता है, हमें करना क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन्स, नंबर ऑफ H प्लस आयन given by acid in aqueous medium, सो उस एसिड ने कितने H प्लस आयन दिया है, हमें बस उस चीज़ को कैलकुलेट करना है। और उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एन फैक्टर को। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को एग्जांपल लेते हैं, है ना। हम एग्जांपल लेते हैं HCl को। HCl, तो जो हमारा HCl है वो हमारा डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पे H प्लस आयन कितने हैं, एक है। तो हमारा जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं H2SO4। तो जो हमारा H2SO4 है वो हमारा डिसोशिएट होगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, है ना। अब देखो यहाँ पे H प्लस आयन कितने, 2 हैं। तो जो हमारा एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बात और, ये जो एन फैक्टर है ना, आप कभी ये मत डिसाइड आप ये नहीं कर सकते कि जो मान लो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि ये एसिड है, इस एसिड के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर भी 1 होगा, अगर इसके पास 2 है तो 2 होगा, ऐसा नहीं होता। ये जो एन फैक्टर ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। अगर क्वेश्चन के अंदर केमिकल रिएक्शन दिए हैं तो फिर आप उसको फॉलो करोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं दिए हैं तो आप फिर जनरल रूल को फॉलो करोगे, जैसे ये हमारा फॉलो हो रहा है। अब मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक्सेप्शनल केस लेते हैं। मान लो कि हमारा एक एसिड है H2SO4, ये हमारा एसिड है H2SO4। अब इसका जो डिसोसिएशन कर रहे हैं हम H प्लस प्लस SO4 माइनस में, HSO4 माइनस में। अब देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ये जो OH आयन है कितनी है, 1 है। तो इस केस में ये जो हमारा एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते जो एन फैक्टर है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन ये एसिड के पास कितने, नहीं, ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। और केमिकल रिएक्शन हमें ये बताता है कि उस एसिड ने कितने H प्लस आयन दिए हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। CH3COOH, डैट इज एसिटिक एसिड। ये हमारा
डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, है ना। तो यहाँ पे H प्लस आयन कितने हैं, 1 है, तो हमारा n फैक्टर कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं n फैक्टर को इन एसिडिक के केस में, है ना। अब हम केस 2 लेते हैं, ठीक है। हम केस 2 ले रहे हैं, डैट इज़ बेस। बेस के केस में क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ OH माइनस आयन given by number of OH minus ion given by base। उस पर्टिकुलर बेस ने कितने OH माइनस आयन दिए हैं, हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए अब करते कैसे हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये हमारा डिसोशिएट होता है Na प्लस OH माइनस। अब इस NaOH ने कितने OH माइनस दिए हैं, 1 दिए हैं, तो इस केस में हमारा n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने ये देखा बेस के केस में। अब हम देखते हैं इन द केस ऑफ साल्ट, अब हम देखते हैं साल्ट के केस में। सॉल्ट के केस में H प्लस कितनी है, सॉरी n फैक्टर, है ना। तो सॉल्ट के केस में का जो हमारा प्रोसीजर होता है, हमें फॉलो करना होता है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हमें क्या चेक करना है कि हमें मैग्नीट्यूड लेना भी। अच्छा याद रखना, जो हमारा n फैक्टर होता है वो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, सिर्फ वो एक नंबर होता है। तो आपने ये ना मत समझना कि प्लस होगा माइनस होगा, हमें या तो टोटल पॉजिटिव वाला ले लो या तो टोटल नेगेटिव वाला ले लो। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 है ना। यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2 है। तो हमारा n फैक्टर क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं NaCl, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 1 है। यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 है। तो जो हमारा n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। एक और एग्जांपल लेते हैं LO2SO4 का होल थ्राइस। एक एल्युमिनियम के 3 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 के लिए कितना हो जाएंगे, +6, है ना। SO4, एक SO4 के लिए -2 होता है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, -6। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम साल्ट के केस में n फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब हम फोर्थ केस लेते हैं, जो कि है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के केस में देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के केस में देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो ये हमें बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, n फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट।
अच्छा, ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। और ये जो हमारा ये KMnO4 होता है ना, तो ये जो हम क्या होता है, हम अब जब आप पढ़ोगे एसिड बेस टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन का ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है ना। तो जब आप ये करोगे ना, कैलकुलेट करना होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन द विद ऑक्सैलिक एसिड, तो हमें एन फैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लो ये हमने एसिडिक मीडियम लिया है KMnO4 को, तो ये हमारा रिड्यूस होगा, ये हमारा रिड्यूस होगा Mn+2 में, है ना। अब चलो ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडेशन स्टेट को ये करो, कैलकुलेट करो। +1 K का जो है ना सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। O का भी सेम रहेगा, ठीक है ना। एक के लिए -2 तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे, -8, है ना। ये Mn है जो D ब्लॉक की एलिमेंट है, इसका जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, ओके। इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा और इसी को हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। इसका टोटल कितना होता है, 0 होता है। अब ये कितना हो गया, ये -8 है, ये +1 है, तो ये कितना हो जाएगा, +7, सॉरी +7, है ना। ये हो जाएगा हमारा +7। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि रिडक्शन हुआ था डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और कितने इलेक्ट्रॉन में ये चेंज आई है। तो आप देखोगे 5, है ना, ये 7 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा 5। अब इसी KMnO4 को हम लेते हैं इन बेसिक मीडियम, सॉरी बेसिक मीडियम, है ना। ये बेसिक मीडियम में टूटता है K2MnO4 में, है ना। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका यहाँ पे क्या, ये 2 हो गया, है ना। यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा, -8। अब ये कितना बच गया, ये बच गया हमारा +6। तो अब कितना चेंज हुआ, यहाँ +7 था और यहाँ ये सॉरी +6, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये +7 था, यहाँ पे +6 है, तो कितने का ये हुआ, चेंज हुआ, 1 का हुआ ना, 1 का चेंज हुआ। तो जो हमारा n फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, इन द बेसिक मीडियम 1 हो जाएगा। अब हम इसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं इन द न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम हम देखते हैं अब न्यूट्रल मीडियम में, ये न्यूट्रल मीडियम में टूटता है MnO2 में, है ना। अच्छा, पहले कितना था Mn, +7। यहाँ देखो एक के लिए -2, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, -4, ये भी क्या हो जाएगा, +4। अब कितने का फ्लक्चुएशन हुआ, 3 का फ्लक्चुएशन हुआ ना, तो जो हमारा n फैक्टर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे एसिडिक मीडियम है, हमने देखा कि जो हमारा एसिडिक मीडियम है उसमें जो है KMnO4 का जो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होता है वो 5 का होता है ना, n फैक्टर 5 हो जाता है। इन द बेसिक मीडियम जो हमारा n फैक्टर क्या होता है, 1 हो जाता है, और इन द न्यूट्रल मीडियम जो हमारा n फैक्टर होता है वो 3 हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप क्या करो, इक्विवेलेंट मास निकालो KMnO4 का इन बेसिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम, या बेसिक मीडियम जो भी ले लो, एसिडिक ले लो, बेसिक ले लो, या न्यूट्रल ले लो, है ना, या न्यूट्रल ले लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो हमारा EM का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो हम पहले ले रहे हैं एसिड, पहले हम ले रहे हैं एसिड, ठीक है ना, n फैक्टर, ठीक है, एसिड ले रहे हैं। तो ये हमारा मोलर मास कितना होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, 158, और एसिडिक मीडियम में कितना ये हुआ था, ये n फैक्टर कितना था, 5 था, इसको कर देंगे। वही बात करें बेसिक मीडियम में 158/1, तो ये सेम का सेम रह जाएगा। वही हम बात करें न्यूट्रल मीडियम में, तो ये हो जाएगा 158/3। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं n फैक्टर को। दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।